नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर और उसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बगावत पर उतारे हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आला कमान से किसी भी तरह की बातचीत और सुलह की अटकलों को खारिज कर दिया है। सचिन पायलट की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं और सुलह के लिए कोई जितनी भी अटकलें लग रही थी वो पूरी तरह से गलत हैं। कहा जा रहा था कि राहुल, प्रियंका समेत 5 बड़े नेताओं ने पायलट से बातचीत की है और उन्हें जयपुर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन अब सचिन पायलट की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जितने कयास लगाए जा रहे थे या फिर जो दावा है अशोक गहलोत का वो पूरी तरह से गलत है। कुल मिलाकर राजस्थान की सरगर्मी जो इस वक्त बढ़ी हुई है उसकी तपिश अशोक गहलोत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सचिन पायलट अपने तीखे तेवर अख्तियार किए हुए हैं। और अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं कि फिलहाल इस वक्त का सियासी समीकरण क्या कहता है। बहुमत का दावा है अशोक गहलोत का, 109 विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं जिसे खारिज कर रहे हैं सचिन पायलट। पायलट से 5 नेताओं की बातचीत हुई है। वित्त गृह मंत्रालय चाहते हैं सचिन पायलट, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि हमने तो कोई शर्त ही नहीं रखी है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये कहा जा रहा है गहलोत गुट की ओर से। जबकि सदन में साबित करे बहुमत, ये बीजेपी कह रही है। 109 विधायकों का समर्थन, बहुमत का दावा गहलोत का, लेकिन इसको सिरे से खारिज करते हुए सचिन पायलट यहां पर नजर आ रहे हैं। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, ये स्पष्ट कर दिया है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्होंने बगावत के सुर इस वक्त अख्तियार कर रखे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सचिन पायलट को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि शह और मात का जो खेल उन्होंने खेल दिया था उसमें गहलोत के चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी जल्दी तैर जाएगी। आज सुबह 10:30 बजे होने वाली विधायकों की बैठक का वक्त बार बार आगे बढ़ते रहने के बाद आखिरकार गहलोत ने अपनी ताकत दिखा दी और विजेता के अंदाज में बाहर निकले। विधायकों की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें किसी भी नेता का नाम लिए बगैर बागियों को कड़ा संदेश दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाली सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और यह मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सरकार बचेगी 100%। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी। क्या उठा पाए कि नहीं उठा पाए? सरकार सुरक्षित है। जो कांग्रेस विधायक हाथ के निशान पर जीत कर आया उस निशान के साथ गद्दारी करेगा, जनता उनको माफ नहीं करेगी। ऐसे नहीं तो वैसे इस तरह का प्रयास मैं समझता हूँ देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। इधर प्रस्ताव पास हुआ और उधर सभी विधायकों को बस में लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत रवाना हो गए। ये है फेयरमाउंट 5 स्टार होटल, जहां पर आप सामने बस देख रही हैं। इस बस से अभी अभी विधायक अंदर जाकर उतरे हैं। ये किला नुमा होटल है जहां पर सुबह सुबह इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, जहां कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के मित्र हैं। ये फेयरमाउंट होटल के अंदर 102 विधायक बस में भरकर आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हालांकि 109 की दावा किया जा रहा है। गहलोत अपनी सरकार के भविष्य को लेकर आश्वस्त है, आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अशोक गहलोत के दावे के मुताबिक उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। इनमें से 104 विधायक आज की बैठक में मौजूद रहे, जबकि 5 के समर्थन की चिट्ठी आई। इस लिहाज से वो बहुमत के आंकड़े से आगे दिख रहे हैं, जबकि सचिन पायलट को भी मिलाकर उनके खेमे के 17 विधायक बैठक से गैर हाजिर रहे। हालांकि आज की लड़ाई गहलोत भले ही जीत गए हों, लेकिन खुद वो भी जानते हैं कि जंग अभी बाकी है। इसलिए सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों को सहेज कर रखना बेहद जरूरी है। इसी बीच बीजेपी ने गहलोत सरकार को बहुमत साबित करने की मांग उठाकर घमासान को अगले दौर में पहुंचा दिया है। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। आंकड़ों का खेल, कौन पास कौन फेल, इस वक्त बड़ा सवाल राजस्थान की सियासत को लेकर यही खड़ा हुआ है। सीधे रुख करेंगे जयपुर का। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद,
बगावती तेवर में जरा भी नरमी नहीं देखी जा रही है सचिन पायलट की। सीधे एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और अशोक गहलोत का बहुमत का दावा पूरी तरह से गलत है। ऐसे में राजस्थान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। देखिए, अभी तो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हमारी तरफ जो ऊंट है करवट लेकर बैठा हुआ है। अब अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 102 विधायक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30 के आसपास विधायक हैं। अब दोनों ही किस आधार पे दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो 109 का आंकड़ा है वो तो कहीं दिखा नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये कहा जा रहा है कि 100 के आसपास हो सकते हैं, थोड़ा कम हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। अभी गाड़ी अटकी हुई है चित्रा। सवाल है कि जब इनके पास नंबर होता तो यहाँ लाने की स्थिति नहीं होती। नंबर में कुछ समस्या है और सचिन पायलट का जो कॉन्फिडेंस है कि आला कमान से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। अब यह आत्मसम्मान की लड़ाई है हमारे लिए। जिस तरह से हमें नोटिस दिया गया है, मुझे बेइज्जती की गई है, मेरा टेलीफोन टेप किया गया है, हमारे पास जो विधायक मिलने आते थे उन विधायकों पर नजर रखी जाती थी। ये हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे बीजेपी का कोई बड़ा गेम प्लान है। अब सवाल यह है कि बात क्या बहुत दूर तक चली गई है या फिर जादूगर खुद को होने का दावा करते हैं अशोक गहलोत, क्या उसमें वो कामयाब हो गए हैं? मैं तुरंत लौटूंगी शरद आपके पास। दरअसल अशोक गहलोत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खुद को जादूगर बताते हुए राजस्थान की सियासत को लेकर देखिए किस तरह से हंसी सी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। सुनिए एक बार फिर से, उसके बाद जयपुर चलेंगे। जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। आप बताइए ना, 3 बार पीसी फ्रेंड बन गया और 2 बार ऐसी महामंत्री बन गया, तो बिना जादू बन गया क्या? ये जादू है। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से उनका जादू चल गया है या फिर स्थिति पसुपेश वाली है, क्योंकि ये वायरल वीडियो है जो लगातार तेजी से वायरल किया जा रहा है। अब ये कब का है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। शरद एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपने सुना अशोक गहलोत को वो कहते हुए कि मैं तो जादूगर ही हूं, देखिए मेरे पास ये नहीं वो नहीं, उसके बावजूद मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि मैं जादूगर हूं। क्या मतलब निकाले जाए इसके? बचा लिया राजस्थान उन्होंने एक बार फिर से अपने जादू से। मैं कहूंगा चित्रा की एक बार जो एक किला है उसको दिखाते रहे, जो 5 स्टार का होटल जैसा किला है। और जिस वायरल वीडियो के आप बात की, वायरल वीडियो नहीं है, हमने आज तक में भी दिखाया था और मैं उस समय मौजूद था अशोक गहलोत के निवास पर जब उन्होंने ये बात कही थी। ये इस दिन की बात है जब वो मुख्यमंत्री पद पर करीब तय हो गया था कि सचिन पायलट को मात देके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तब अपने कमरे में बैठे थे और पत्रकार सामने बैठे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी और हमने उस वक्त आज तक पर दिखाया भी था। उन्होंने कहा था कि मैं जादूगर हूं और इसी जादू को दिखाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। तो करीब उनका मूड उस समय काफी अच्छा था क्योंकि सचिन पायलट को मात दे चुके थे वो मुख्यमंत्री बनने में। अब मूड कैसा है? राजस्थान में सुरक्षा के लिए किला और हवेलियां बनाई जाती है। ये 5 सितारा होटल है जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी है। इस किले बंदी में कांग्रेस के विधायकों का रखा गया है। सचिन पायलट क्या इस किला को ढहा पाएंगे? बीजेपी क्या इस किला को ढहा पाएगी? बड़ा सवाल है। और कब तक रहेंगे सचिन पायलट के? अगर अल्पमत में करते हैं दावा की सरकार आ चुकी है, तो अपना वो समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को कब भेजेंगे? जब राज्यपाल को चिट्ठी भेजेंगे तभी अगला कदम होगा। जैसे बीजेपी कह रही है कि उनको समर्थन विधानसभा में दिखाना चाहिए, वो तभी संभव होगा जब सचिन पायलट अपने विधायकों के जो चिट्ठी है और राज्यपाल को देंगे कि हम समर्थन वापस लेते हैं। तो सारा का सारा फोकस सब सचिन पायलट पर है कि सरकार गिराने की दिशा में कब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मोर्चा तो खोल लिया है, पूरे राजस्थान को, पूरे देश को इंतजार है कि सचिन पायलट मुंह कब खोलेंगे। जब मुंह खोलेंगे तभी समझ में आएगा कैमरे के सामने आकर अपनी बात कब रखेंगे सचिन पायलट। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। जयपुर के बाहर से जो तस्वीरें शरद दिखा रहे थे, होटल के अंदर कांग्रेसी विधायकों की तस्वीर भी आपको आज तक ने दिखाई कि देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन पशुपेश भी वहां पर तमाम विधायक, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा सरकार बची या फिर चली गई। इस वक्त भ्रम की स्थिति कम से कम राजस्थान के मद्देनजर, क्योंकि सचिन पायलट गुट के अपने दावे और अशोक गहलोत के अपने दावे। इन सब के बीच कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही है कि पायलट को सुलह का समझौता
समझौता देकर जयपुर जाने को कहा गया है। साथ ही महाराष्ट्र से राजीव साटव को मामला संभालने के लिए जयपुर भेजा गया है, लेकिन सचिन पायलट ने सारी अटकलें खारिज कर दी हैं। उनका कहना है कि किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले पोस्टर हटा, फिर पोस्टर लगा। जयपुर में होने वाली बैठक में पायलट को लेकर शुरू से अंत तक असमंजस बना रहा। पार्टी ने कल ही कड़े संदेश देने शुरू कर दिए थे, लेकिन पायलट नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से सभी विधायकों के विधायक दल के वो भी सब मिला। मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि वो नहीं आए? सर, प्रेजेंशियल पे ही दुनिया कायम है। वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है और हर साथी वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस कभी सख्ती तो कभी नरमी वाले दोनों तरीकों से पायलट को काबू में करने की कोशिश करती दिखी। एक तरफ उन्हें गद्दार भी साबित करने की तैयारी शुरू हो गई तो बीजेपी ने भी पत्ते फेंकने शुरू कर दिए। जब सत्ता में हम लोग थे, भारतीय जनता पार्टी थी, सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर उनकी अहम भूमिका रही। उस समय गहलोत साहब सीन से गायब थे, अदृश्य थे। मैं समझता हूं घर के मुखिया को अपने खुद के गिरबान में झांकना चाहिए कि उनका घर का कुनबा बिखर क्यों रहा है। सचिन पायलट जी तो अभी अभी कहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है। दिल्ली में बैठे सचिन पायलट पर जब सारे दांव पेच बेकार हो गए तो राहुल और प्रियंका ने मोर्चा संभाला। अटकलें ऐसी हैं कि पायलट अपने समर्थक 5 विधायकों को मंत्री पद देने के साथ ही गृह और वित्त विभाग अपने खेमे के लिए चाहते हैं। इसके अलावा उनकी शर्त प्रदेश अध्यक्ष का पद बरकरार रखने की भी है। राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, चिदंबरम और अहमद पटेल समेत 5 बड़े नेताओं ने पायलट से बात की है। सुलह के तौर पर पायलट से कहा गया है कि वो जयपुर जाकर बातचीत करें, लेकिन पायलट की नाराजगी इतने पर दूर होगी या नहीं, ये पायलट ही बताएंगे। आज पार्टी जिस अवस्था में है उस स्थिति में निश्चित तौर पर जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको संभालना चाहिए। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? यकीन करना मुश्किल है कि पायलट ने इतना तमाशा सिर्फ कुछ विभागों और 4 मंत्री पद के लिए किया होगा, क्योंकि गहलोत के साथ उनकी तनातनी पुरानी है। पायलट राजस्थान में जीत का सेहरा खुद के सिर बांधते हैं। टिकट बंटवारे में भी पायलट को पूरी आजादी मिली थी। टिकट कटने पर गहलोत ने अपने खेमे के 11 विधायकों को निर्दलीय उतारा, जो चुनाव जीते भी। बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर छूटने पर गहलोत खेमे के इन्हीं 11 विधायकों ने बड़ी भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि अपने इसी रोल और गांधी परिवार से नजदीकी के चलते गहलोत को सीएम की कुर्सी मिल गई और पायलट के सपने अधूरे रह गए। 2019 में बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के मुद्दे पर भी पायलट गहलोत के खिलाफ थे। राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ के माहौल के बीच गहलोत ने 2 सीटें जीतकर अपनी साख और बढ़ा ली। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच गहलोत के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, वहीं पूछताछ का दौर भी जारी है। एक और अशोक गहलोत सरकार बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी की है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के पार्टनर रतनकांत शर्मा पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपए के बारे में पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि शर्मा के पास मॉरिशस से करीब 97 करोड़ रुपए आए थे। रविकांत को पूछताछ के लिए ईडी ने कुछ दिन पहले ही नोटिस भेजा था। इसके अलावा गहलोत के करीबी और ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। खास बात ये कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है।
राजीव अरोड़ा के अलावा धर्मेंद्र राठौड़ के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ की गई है। जयपुर में छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। ये कोई एक दिन में रेड तय नहीं की जाती, कहाँ गिरती है रेड, तो पहले से ही तय होगी। और अगर किसी का कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। इसमें कोई अगर किस समय लेना है, कौन सा लेना है, ये विभाग का काम है। बहरहाल सियासत का दौर जारी है, जिसके बीच ईडी की छापेमारी ने आग में घी का काम किया। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान और जयपुर में सियासत अपने अलग अलग तरीकों से जारी है, अलग अलग गुट का अपना अपना दावा। इन सब के बीच बीजेपी भी दूर से देखकर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आपको राजस्थान से लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ राय ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई। राज्य सरकार ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बंगाल में बीजेपी ने एक बार फिर ममता सरकार पर करारा हमला बोला है। इस बार मुद्दा कानून व्यवस्था और सियासी हत्याओं का है। दरअसल उत्तरी दिनाजपुर के हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव एक दुकान के बाहर लटका मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र नाथ राय ने सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या की गई है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के जरिए सीधा वार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया। उन्होंने लिखा, निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य। ममता बनर्जी के राज में भाजपा नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा। टीएमसी छोड़ भाजपा में आए हेमताबाद के विधायक श्री देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या कर दी गई। उनका शव फांसी पर लटका मिला। क्या इनका गुनाह सिर्फ भाजपा में आना था? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। बंगाल में गुंडा राज है। ममता सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो गई है। हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ राय किसी के बुलाने पर रात के करीब 1 बजे अपने घर से निकले थे। फिर वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गए, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। सुबह उनका शव पैतृक बिंदल गांव में एक ग्रोसरी शॉप के बाहर लटका मिला। भाजपा के विधायक की मौत के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। आखिरकार रात को 1 बजे वो अपने घर से कहीं और चलकर क्यों गए? वो कौन था जिसने उन्हें रात को 1 बजे आवाज दी और बुलाकर ले गया? क्या कारण था कि उन्होंने अपनी व्हीकल, अपनी बाइक का इस्तेमाल नहीं करके पैदल या उसके साथ जाने का फैसला किया? विधायक के रिश्तेदारों और परिजनों ने भी हत्या करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने विधायक देवेंद्र नाथ राय की हत्या का आरोप सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। ये साजिश है, पूरी कल्पित हत्या कांड घटाया गया और इस हत्या कांड का साथ तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ही इस हत्या कांड का पीछे है। उधर तृणमूल कांग्रेस विधायक सिलभद्र दत्ता ने कहा कि बंगाल में सियासी हत्याओं का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बीजेपी को यूपी और गुजरात पर ध्यान देने की नसीहत दी। अमित शाह जी ने गुजरात का बारे में कुछ बोलना चाहिए। उधर विरोधी दल का लोग का कैसा क्या हाल होता है, क्या चलता है, ये देखिए। बंगाल में पॉलिटिकल मॉडल, पॉलिटिकल हुआ नहीं। बंगाल का सरकार डेमोक्रेसी का पर चल रहा है। राज्य सरकार ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। रक्तचरित सियासत का दौर कब पश्चिम बंगाल में थमेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बताते चले, अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगे बढ़ते हुए बात विकास दुबे की करेंगे, जिसके एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच अब तेज हो गई है। आज हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच के लिए विकास के गांव बिकरू पहुंचे। वहीं कल विकास से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
विकास के आतंक और खौफ के चैप्टर वक्त और जांच के साथ खुलते जा रहे हैं। 2 जुलाई की रात की काली रात की पूरी कहानी को समझने आज हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बिकरू गांव पहुंचे, जिन्होंने एसएसपी और डीएम के अलावा स्थानीय लोगों से पूरे मामले को लेकर बात की। जज ने पूरे बिकरू गांव कांड की जगह का निरीक्षण किया, उस टॉयलेट को भी देखा जिसके अंदर 4 पुलिस वाले जान बचाने के लिए छिपे थे। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ 4 पुलिस वालों को इसी टॉयलेट में गोलियों से छलनी कर दिया था। यूपी पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल मामले की जांच कर रहे हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कमीशन के लिए इनकी नियुक्ति की। ये आयोग विकास दुबे के एनकाउंटर के अलावा उसके कई गुर्गों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की जांच करेगा। इस कमीशन को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यूपी पुलिस ने दावा किया था कि विकास दुबे तब मारा गया था जब उसे उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दौरान विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जिसकी अब जांच की जा रही है। वहीं विकास दुबे मामले की सीबीआई और एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। वहीं विपक्ष लगातार मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। किनके साथ उसका उठना बैठना था, कौन कौन से लोग उसके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उसका सहयोग करते थे, किन किन अधिकारी, आईपीएस, पंचम तल के अधिकारी, राजनेता, सांसद, विधायक और मंत्रियों से उसका रिश्ता नाता था, पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। किन अधिकारियों को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, कौन अधिकारी है, कौन नेता है जिसको सरकार बचाने के लिए इतना जोड़ तोड़ लगाई है, इतनी मेहनत कर रही है। सरकार ने पूरी जान लगा दी है कि कोई अधिकारी और नेता बच जाए। अरे ना तो आपका ना मेरा, आप उसकी सीडीआर पब्लिक कर दीजिए, जनता को पता चल जाएगा। किसी बात को कोई मांग व्यवहारिक स्तर पे भी उचित प्रतीत होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे ही इतने न्यायिक मामले हैं कि ये कहना कि माननीय उच्चतम न्यायालय। इसी के साथ देश तक में फिलहाल इतना ही।